Yes, good morning, dear students. As you know that we are going to read about the Mughal Empire, and in the last lecture we have read about Babur, and now we are going to read about his son. After Babur we have read about the Humayun also, and now we will read about the Humayun's son Akbar, and we have read a little description of Akbar. We read about it in the previous lecture. Like जो अकबर थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट ही लाइक्स टू प्ले विद swords, hunting, so many activities he liked in his childhood. Now the next is, when he became the Mughal emperor, Akbar was only 13 years old and Bairam Khan was his regent. तो जब अकबर को मुग़ल एम्परर मिला, ही वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड, एंड बैरम खां उस वक्त जो थे उसके रिजेंट थे. रिजेंट का मतलब कि जो उसे राजनीतिक सलाह देते थे. ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज रीजन, अकबर फेस्ड मैनी चैलेंजेस फ्रॉम द डिसेंडेंट ऑफ शेर शाह सूरी एंड हेमू हु कैप्चर्ड दिल्ली इन 1556 CE. तो स्टार्टिंग में अकबर को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा. तो प्रॉब्लम कहाँ से उसको आई? शेर शाह सूरी के जो डिस्केंडेंट्स थे, यानी कि उसके जो वंशज थे, जो आगे सूरी वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, एंड हेमू जो कि उस वक्त दिल्ली पर राज कर रहा था 1556 में, जिसका दिल्ली पर कब्जा हो गया था. द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू इन विच अकबर अचीव्ड विक्ट्री. तो इसी दिल्ली के शासन को वापस पाने के लिए अकबर और हेमू के बीच में सेकेंड बैटल हुआ पानीपत का, जिसमें हेमू हार गए और अकबर जीत गए. बैरम खां मैनेज द मुगल रूल ऑन अकबर्स बिहाफ फ्रॉम 1556 टू 1560. तो बैरम खान जो थे वो अकबर के बिहाफ पर रूल कर रहे थे, क्योंकि अकबर छोटा था तो उसकी जगह पर राजा के तरह फैसले जो ले रहे थे वो बैरम खान ले रहे थे, और उन्होंने 1556 टू 1560 तक रूल किया. एंड आफ्टर इट, during which time he conquered ग्वालियर, जौनपुर एंड राजपूताना. और उसने अपने रूल के टाइम में ग्वालियर, जौनपुर और राजपूताना को मुग़ल एम्पायर के अंदर मिला लिया. अकबर एज्यूम्ड एब्सोल्यूट पावर इन 1560 CE एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा. तो डियर स्टूडेंट्स, उस वक्त अकबर को जो पावर थी वो 1560 में मिली, एंड उसके बाद अकबर ने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से आगरा में शिफ्ट कर दी. द हिस्टोरिकल सोर्सेज फॉर अकबर्स रीजन इंक्लूड द क्रॉनिकल्स ऑफ अबुल फजल एंड बदौनी. तो डियर स्टूडेंट्स, अकबर के राज्य की कुछ बातें जो हैं वो हमें कहाँ से पता चलती हैं? अबुल फजल की लिखी हुई रचनाओं से, या बदौनी उस टाइम के जो कवि थे, मतलब जो लेखक थे, उनकी रचनाओं से पता चलता है. अबुल फजल रोट द अकबरनामा विच रिकॉर्डेड अकबर्स रूल इन 3 वॉल्यूम्स. तो अबुल फजल ने अकबरनामा बायोग्राफी लिखी अकबर की, जिसने अकबर के रूल के बारे में 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा. द फर्स्ट वॉल्यूम डील्स विद Akbar's ancestry. The second volume deals with events during his reign, and the third volume, Ain-e-Akbari, और the third volume contain detail. तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं. तो फर्स्ट वॉल्यूम में क्या था? अकबर की एनकेस्ट्री से, मतलब उसके राज्य से जुड़ी हुई बातों से लेकर था. सेकंड जो वॉल्यूम था वो उसकी एनकेस्ट्री से जुड़ा हुआ था, फर्स्ट रीज़न. एंड जो सेकंड रीज़न था, मीन्स फर्स्ट में अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा गया था,
सेकंड में अकबर के खुद के राज्य के बारे में लिखा गया था। एंड थर्ड वॉल्यूम जिसको आईने अकबरी के नाम से जाना जाता था, तो उसमें ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अकबर की एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में लिखा गया। अकबर्स पॉलिसीज एंड विजन, द मोंटाका उत तवारिख रिटन बाय बदौनी ऑफर्स ए मोर क्रिटिकल अकाउंट ऑफ अकबर्स रूल। तो अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में, उनके विज़न के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो थर्ड वॉल्यूम था वो बताता था। और एक बुक जो बदौनी ने लिखी थी, मोंटाका उत तवारिख, जिसमें कि अकबर के रूल के बारे में काफ़ी कुछ बातें बताई गई थी। नाउ द टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अब हम पढ़ते हैं कि अकबर ने अपने राज्य को कहाँ से कहाँ तक फैलाया। ऑलरेडी यू हैव रीड इट इन द मैप, नाउ वी आर गोइंग टू रीड इट इन डिटेल। अकबर एक्टिवली फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, मतलब टेरिटरी को बढ़ाने की पॉलिसी अडॉप्ट की उसने। ही फर्स्ट सबड्यूड द राजपूत बिफोर मूविंग ऑन टू द अदर रीजन्स। सबसे पहले उन्होंने राजपूतों को अपने फेवर में किया, जो हमने पीछे पढ़ा था कि बाबर नहीं कर पाए थे, क्योंकि बाबर के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट था, बट अकबर ने उनको अपने पक्ष में कर लिया था। इन 1561 CE मालवा वाज कैप्चर्ड बाय अकबर, विच वाज फॉलोड बाय द कॉन्क्विस्ट ऑफ गोंडवाना इन 1564 CE। तो मालवा के बाद गोंडवाना पर भी, गोंडवाना however was resorted to its rulers. Mewar was conquered in 1568 CE, Ranthambore in 1569, and the next year saw the submission of the rulers of मारवाड़। तो ये रणथंबोर और पीछे जो हम एरिया पढ़ चुके हैं और मारवाड़, ये सारे एरिया जो थे वो अकबर ने जीत लिए थे। बीकानेर एंड द जैसलमेर टू अकबर। अकबर देन डायरेक्टेड हिज अटेंशन टुवर्ड्स गुजरात। सून अलाहाबाद वाज कैप्चर्ड इन 1572 CE अलॉन्ग विद सूरत एंड सरनाल। गुजरात के बाद सूरत, सरनाल, इन एरिया पर भी अकबर ने जीत हासिल की। दिस विक्ट्री गेव द मुगल्स एक्सेस टू द सी एंड गेव दैम कंट्रोल ओवर रिच मैरीटाइम ट्रेड। गुजरात के बहुत बड़े हिस्से को जीतने के साथ, सूरत को जीतने के बाद अकबर को सी पर काफ़ी हद तक उसका कब्जा हो गया, और उसकी वजह से जो समुद्र के रास्ते से व्यापार होता है, जिसे मैरीटाइम ट्रेड कहा जाता है, काफ़ी हद तक वो बढ़ गया था। एंड देन बंगाल वाज डिफीटेड इन 1574 CE, काबुल इन 1581 CE एंड कश्मीर इन 1586। तो मोस्टली जो ऊपर वाला पार्ट था, नॉर्थन पार्ट, उसको भी अकबर ने जीत लिया। इन पार्ट्स ऑफ दक्कन लाइक बेरार, खंदेश एंड अहमदानगर आल्सो केम अंडर अकबर्स रूल in 1601 CE. Thus the Mughal Empire made an impressive expansion. तो अकबर के टाइम में इतनी सारी जीत हासिल कर ली अकबर ने कि उनका जो एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा फैल गया, इम्प्रेसिव एक्सपेंशन हुआ उसका। द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ट टू सेलिब्रेट द कन्क्विस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात की जो जीत थी वो अकबर के लिए बहुत अहम थी, और उस जीत के लिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी जो है एक सिटी बसाई थी। नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ रिलेशनशिप विद राजपूत्स। अकबर न्यू दैट ही नीडेड द सपोर्ट ऑफ द राजपूत किंग्स टू कंसोलिडेट हिज मैसिव एम्पायर। तो अकबर ने इस चीज़ को जान लिया कि अगर वो अपने एम्पायर को बनाकर रखना चाहता है तो उसे किसका सपोर्ट चाहिए,
राजपूत किंग्स का सपोर्ट चाहिए। मोर ओवर ही रिस्पेक्टेड द ब्रेवरी, ज्वेलरी एंड करेज ऑफ द राजपूत्स। इसके अलावा राजपूतों की बहादुरी, उनका बहुत ही अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहे थे, और उनकी जो करेज थी उसकी वैसे भी अकबर बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया करता था। एंड ट्रीटेड देम इक्वल्स, और उन्हें हमेशा इक्वल ट्रीट किया करता था। दिस देयर एग्जिस्टेड अ कोर्डियल रिलेशन बिटवीन मुग़ल एंड द राजपूत ड्यूरिंग अकबर रीजन। तो क्योंकि अकबर बहुत ही सम्मान की नज़र से देखता था राजपूतों को, तो दैट्स वाई अकबर और राजपूतों के बीच में बड़े ही अच्छे रिलेशन बन गए। मैट्रीमोनियल अलायंस, मैट्रीमोनियल अलायंस मीन्स मैरिज रिलेटेड रिलेशंस, यानी कि अकबर ने मैट्रीमोनियल अलायंस भी बनाए थे राजपूतों के साथ। अकबर मैरिड द राजपूत प्रिंसेस ऑफ अम्बेर। अकबर ने अम्बेर की राजपूत राजकुमारी के साथ शादी भी की थी। एंड हर फादर राजा भारामल was given a high rank at the मुग़ल कोर्ट। तो उस अम्बेर की जो प्रिंसेस थी उसके पिता राजा भारमल को काफ़ी अच्छा स्थान दिया गया था मुग़ल कोर्ट में। His son and grandsons were also made administrative officials in the मुग़ल स्टेट। सिर्फ राजा भारमल को ही नहीं बल्कि उसके बेटे और उसके जो पोते थे उनको भी मुग़ल स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में अच्छी और ऊंची पोस्ट पर बिठाया गया। अकबर मैरिड अदर राजपूत प्रिंसेस टू। तो अकबर ने इसके अलावा और राजपूत प्रिंसेस से भी शादियाँ की थी अच्छे रिलेशन बनाने के लिए राजपूत से। द राजपूत रूलर हु एक्सेप्टेड अकबर्स सुपीरियरिटी were made to rule their own kingdoms in return of regular tributes। अब जो राजपूत रूलर जिन्होंने अकबर की सुपीरियरिटी को मान लिया, यानी कि जिन्होंने बिना युद्ध लड़े ही कह दिया कि अकबर जो है एक महान राजा है और हम अपने आप को उसको समर्पित करते हैं, तो अकबर ने उनसे उनका राज्य नहीं लिया बल्कि उनको वहाँ पे राज करने दिया। बदले में सिर्फ उनसे कुछ ट्रिब्यूट यानी कि कुछ पैसा वगैरह जो था उपहार में वो ले लिया था, लेकिन उन्हें उनके राज्य में रहने दिया। They knew that it was beneficial for them to remain alliance with Akbar than become his enemy। तो राजपूतों को भी अब ये समझ आ गया था कि अकबर का दुश्मन बनने से कहीं ज़्यादा अकबर के साथ अलायंस संधि बनाकर रखना या समझौता बनाकर रखना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेवरदलेस देयर वर अदर राजपूत किंग्स हु रिफ्यूज्ड टू सबमिट टू द मुग़ल रूलर। कुछ ऐसे राजपूत राजा भी थे जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य में अपने आप को शामिल करने से मना कर दिया। दीज वर द स्टेट्स ऑफ रणथंबोर एंड जोधपुर। तो ये कौन से राज्य थे? रणथंबोर और जोधपुर के राज्य थे। विच सब्सिक्वेंटली कंक्वीड बाय अकबर, जिनको बाद में अकबर द्वारा जीत लिया गया। राणा प्रताप सिंह द किंग ऑफ मेवाड़ बिकेम अकबर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट। तो अकबर का जो सबसे स्ट्रॉन्ग दुश्मन था, ओपोनेंट था, वो मेवाड़ का राजा राणा प्रताप सिंह थे। देयर फोर्सेस मेट एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी in 1576 CE. The Rana refused to accept Akbar's superiority even after his defeat at the battle. तो हालांकि 1576 में जो हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था उसमें अकबर जीत गया था, बट फिर भी राणा ने
अकबर की सुपीरियरिटी को मानने से इनकार कर दिया था। Owing to the fact that many Rajput rulers became close allies to the Mughal ruler, a fusion of the two cultures could be seen during this period. तो हम इस सच को झुठला नहीं सकते कि बहुत सारे राजपूत रूलर जो थे उन्होंने मुग़लों के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाए और इससे मतलब दो कल्चर जो थे उन्होंने मिलकर एक नए कल्चर को जन्म दिया, उसका फ्यूज़न तैयार किया। द राजपूत स्पोर्ट आल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग द मुग़ल एम्पायर स्ट्रोंगर एंड मोर स्टेबल। तो मुग़ल एम्पायर जो था उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में राजपूतों ने भी बहुत बड़ा उनका रोल रहा था। अब हम पढ़ते हैं नोबेलिटी के बारे में। इनिशियली द नोबेलिटी कंसिस्टेड ऑफ द सेंट्रल एशियन नोबल्स हु केम टू इंडिया विद बाबर। तो जो नोबल माने जाते थे सेंट्रल एशिया में, जो नोबल थे वो आलमोस्ट एशिया के ना होके बल्कि बाबर के साथ बाहर से आए हुए थे। दीज वर तुरानीज़ एंड द ईरानीज़। वो या तो तुरान से या ईरान से आए हुए लोग थे जो यहाँ पर नोबल की पोस्ट पर बैठे हुए थे। नोबल मतलब अच्छे अमीर लोग। लेटर मैनी इंडियन मुस्लिम्स एंड अफ़गान्स ज्वाइंड द नोबेलिटी। तो उसके बाद कुछ इंडियन मुस्लिम और कुछ अफ़गान के लोग भी आए और उन्होंने भी अकबर के स्टेट में नोबेलिटी को ज्वाइन किया। दीज नोबल्स वर ग्रांटेड जगीर्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। इन नोबल्स को जगीर दी जाती थी, मतलब एक ज़मीन के ऊपर हिस्सेदारी दी जाती थी और उनके उससे बदले में उनसे सैलरी ली जाती थी। मतलब नोबल लोगों को ज़मीन दे देते थे राजा, बदले में उनसे सिर्फ सैलरी लिया करते थे। इन रिटर्न दे हैड टू मेंटेन ट्रूप्स। और इसके अलावा ये जो जागीर हुआ करते थे ये राजा के लिए कुछ ट्रूप्स मतलब सेना भी मेंटेन करके रखते थे, विच वर टू बी प्रोवाइडेड टू द किंग ड्यूरिंग बैटल। और जो कि वो सेना जो थी राजा को बैटल के टाइम में प्रोवाइड करवाते थे। Many of the nobles rebelled with Akbar came to power, but he managed to subdue them with the help of Sheikh Jadas और powerful Indian Muslim families। तो जो ज़्यादातर नोबल थे वो अकबर के ख़िलाफ़ थे, रेबल्ड करते थे, मतलब क्रांतियाँ करते थे ताकि वो अपनी एक अच्छी पावर सेटअप कर सके। लेकिन फिर भी जो इंडियन मुस्लिम फैमिलीज़ के शेख ज़्यादा थे वो इसको मैनेज कर लिया करते थे। अकबर आल्सो हैड द सपोर्ट ऑफ मैनी पावरफुल राजपूत नोबल्स। अकबर को सिर्फ इंडियन मुस्लिम फैमिलीज़ के शेख ज़ादाज़ की पावर ही नहीं बल्कि कुछ राजपूत नोबल भी थे जिनका सपोर्ट मिला हुआ था। मराठास एंड अमीर्स फ्रॉम द दक्कन स्टेट आल्सो स्टार्टेड एंटरिंग द मुग़ल नोबिलिटी एट दिस टाइम। तो मराठा और जो अमीर्स थे दक्कन की साइड से इस टाइम में वो भी अकबर के साथ मिल गए और उसकी नोबिलिटी में शामिल हो गए। अकबर्स कोर्ट वाज फेमस फॉर द नवरत्न्स। अकबर का जो राज्य था वो नवरत्न के लिए या 9 जेम्स 9 फेमस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। हु वर इंटेलेक्चुअल हु केम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस। और ये जो 9 लोग थे अकबर के राज दरबार के 9 रत्न, सबसे पहले तो वो धर्म में उनके धर्म अलग अलग थे, उनका काम भी अलग अलग था और वो बड़े ही इंटेलेक्चुअल, बड़े ही बुद्धिमान और इंटेलिजेंट पर्सन थे। कौन कौन से थे वो? दे वर अबुल फजल द स्कॉलर एंड हिस्टोरियन।
सेकंड थे फैज़ी जो कि एक पोइट और फिलोसफर थे। देन अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि हिंदी पोइट थे। तानसेन जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिंगर थे। टोडरमल ही वॉज अ ब्रिलियंट रिवेन्यू मिनिस्टर। एंड बीरबल जो कि अपनी विट के लिए, अपनी बुद्धि के लिए फेमस थे। राजा मान सिंह जो कि एक ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर थे। फ़कीर अज़ियुद्दीन जो कि एक माइस्टिक थे, यानी कि एक तरह के आप ये कह सकते हैं कि मतलब एक संत जिसको कहते हैं हम। एंड मुल्ला दो पियाज़ा जो कि एक स्कॉलर थे, मतलब एक पंडित की तरह थे। अब फाइनल और लास्ट टॉपिक है अकबर के रीजन का, दैट इज़ रिलीजन। अकबर के टाइम में धर्म कैसा था। अकबर फॉलोड अ वेरी लिबरल रिलीजियस पॉलिसी। People of all religious faiths and social classes were treated equally, and this policy of tolerance made him earn the respect and support of the Hindus. तो अकबर ने धर्म की जो पॉलिसी चलाई थी वो कैसी थी, जिसमें सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाता था और सभी को बराबर समझा जाता था। सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट दी जाती थी, जिससे अकबर को हिंदूज़ लोगों का सपोर्ट भी मिल गया। टैक्सेस लाइक द जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स which had earlier been imposed on non-Muslims were abolished during his reign. पहले मुसलमानों से जजिया और एक पिलग्रिम टैक्स लिया जाता था, मतलब तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए उनसे टैक्स लिया जाता था, लेकिन अकबर ने उसे बंद करवा दिया था, जिससे अब मुस्लिम लोगों की सपोर्ट भी अकबर को मिल गई थी। His liberal policy put him in conflict with orthodox उलेमा, लेकिन उसकी ये जो लिबरल यानी कि एक सभी को इज्जत और मान देने वाली लिबरल पॉलिसी थी, इसने अकबर को एक कन्फ्लिक्ट में यानी कि झगड़े में डाल दिया था। वो झगड़ा किसके साथ था, जो पुराने नीति धर्मों को मानने वाले उलेमा थे। सुलह ए कुल और पीस विद ऑल is a doctrine which absorbed the religious belief of all faiths. तो उसने जो एक सिद्धांत दिया था वो दिया था सुलह कुल का या पीस विद ऑल, सबके साथ शांतिपूर्वक व्यवहार करना, एक जैसा विश्वास करना। अकबर was drawn to the teaching of various religions and this led him to propound द दीन इलाही एंड द डिवाइन फेथ। तो अकबर ने सभी धर्मों की स्टडी की और उनसे बिल्कुल कॉमन चीज़ें निकाली और उससे एक नया धर्म बनाया जिसका नाम था दीन इलाही। इट कम्बाइंड द एलिमेंट ऑफ ऑल मेजर रिलीजन सच एज हिंदुइज़म, इस्लाम, जुडाइज़म, क्रिश्चियन एंड जोरेस्ट्रियनिज़म। तो जितने भी ये धर्म थे, इन सब की जो मेन बातें थी उन सबको निकाल के दीन इलाही में शामिल कर लिया गया। दिस डॉक्ट्राइन स्टेटेड दैट द ट्रूथ ऑफ ऑल रिलीजन्स वाज द सेम एंड इट एम्ड टू प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो फाइनली अकबर ने क्या कंक्लूज़न निकाला कि सभी धर्मों का एक ही सच है और वो एक ही है, एक जैसा है और सभी का एक ही मोटिव है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब सभी के साथ भाईचारा। इट वाज अ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट विच एडवोकेटेड सर्टेन virtues लाइक काइंडनेस, कंपैशन, पाइटी एंड प्रूडेंस। तो इसीलिए अकबर के धर्म में जो मेन बातें शामिल की गई थी वो क्या थी, काइंडनेस मतलब पूरी दयालुता, और शांति, करुणा, दया, ये सब बातें जो थी अकबर के धर्म में शामिल थी। मोरोवर इन ऑर्डर टू प्रमोट हेल्दी डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑन रिलीजन इश्यूज, अकबर बिल्ट द इबादत खाना और द हाउस ऑफ वर्शिप एट फतेहपुर सीकरी।
तो धर्म के लिए जो भी डिस्कस होना था, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग और बिलीफ जुड़े थे, तो धर्म के लिए जो डिस्कस होती थी वो ओपन होती थी। और इसके लिए फतेहपुर सिकरी में एक जगह बनाई गई थी जहाँ सब लोग इकट्ठे होकर धर्म के नाम पर बातचीत कर सकते थे। द दीन इलाही लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस आफ्टर अकबर्स डेथ इन 1605। और 1605 में जो दीन इलाही धर्म था उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, क्योंकि तब अकबर की डेथ हो गई थी। एंड इन द नेक्स्ट टाइम वी विल रीड अबाउट द जहांगीर. Now it's all about this chapter. Thank you and have a nice day.